जैसा कि वित्त आयोग का संरचनात्मक ढांचा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है और उसी अनुच्छेद में वित्त आयोग के कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वित्त आयोग के कार्य, संविधान के अनुच्छेद 280 जिसमें संरचनात्मक गठन का प्रावधान है और इसी में आयोग के कार्य और कर्तव्यों का विवरण भी दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि प्रारंभ में संविधान में वित्त आयोग के 3 कार्यों का उल्लेख किया गया, किंतु 73वें 74वें संविधान संशोधन के पश्चात इनके कार्यों में वृद्धि हुई है और वर्तमान में इनके कार्य इस प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण तथा इसमें राज्यों का हिस्सा। तात्पर्य यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो विभाजित कर हैं उनका शुद्ध राजस्व का वितरण हो सके और इसमें राज्यों का हिस्सा मिल सके राज्यों को। जैसे कि बार बार केंद्र और राज्यों के बीच में जीएसटी के मामले में राजस्थान सरकार ने भी केंद्र से शिकायत की है, अन्य राज्यों ने भी किया है कि हमें जीएसटी का जो राजस्व है शुद्ध जो राज्यों का हिस्सा है वो नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये वित्त आयोग का कार्य है कि इनको कार्य करें, इनको वित्त उपलब्ध करवाए। दूसरा है भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान ग्रांट इन एड्स के लिए नियम। भारत की जो संचित निधि से है उससे राज्यों को दिए जाने वाला ऋण अनुदान है उसका नियम बनाना। तीसरा कार्य है राज्यों के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की पंचायतों व नगर पालिकाओं के साधनों के पूरक के रूप में उनके समयकृत कोष में वृद्धि के उपाय सुझाना। यानी तात्पर्य है 73वां 74वां संविधान संशोधन के पश्चात राज्यों में भी एक वित्त आयोग होगा और ये वित्त आयोग राज्य के जो स्थानीय निकाय हैं उनको संबल देने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए और पूरक के रूप में सप्लीमेंट्री उनका खुद का वित्तीय साधन संसाधन हो सके इस हेतु उपाय सुझाना, ये वित्त आयोग का कार्य है। तो राज्यों के जो वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की जो पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, उनके खुद के साधन संसाधन वित्त के मामले में राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से नहीं देखना पड़े, इस दृष्टि से उनको सक्षम बनाना, उनके कोष में वृद्धि के उपाय सुझाना, ये राज्य वित्त आयोग का कार्य 73वें 74वें संविधान संशोधन के पश्चात ये कार्य भी बढ़ा है। सुव्यवस्थित वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे हुए किसी अन्य विषय के बारे में राष्ट्रपति को अनुशंसा करेगा। तात्पर्य है कि एक व्यवस्थित वित्त की व्यवस्था हो उसमें राष्ट्रपति को जो आयोग ज्ञापन या अपना प्रतिवेदन सौंपता है, देता है, वह किसी अन्य विषय के बारे में राष्ट्रपति को अनुशंसा करे या अन्य किसी सौंपते हुए अन्य किसी विषय के बारे में भी राष्ट्रपति को अनुशंसा करेगा जो सुव्यवस्थित वित्त के हित में हो, व्यवस्थित वित्त का वित्तीय व्यवस्था हो, वित्तीय प्रशासन हो। इस दृष्टि से भी राष्ट्रपति को अभिशंसा या अनुशंसा सिफारिश करेगा और उपयुक्त तीनों हैं 283 का ख ग में वर्णित है। जैसा कि सरल शब्दों में हम व्यक्त कर सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के बारे में आयोग आवश्यक सिद्धांतों के सुझाव को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति का दायित्व है कि वह उस प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखवाए, उस पर चर्चा करे और चर्चा के पश्चात केंद्र सरकार की मंजूरी के पश्चात वह उस आयोग की सिफारिश को लागू करने का प्रावधान शुरू करे। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर के द्वारा वह नियम या विधेयक को एक्ट के माध्यम से क्रियान्वित करवाए। अगला है आयोग की कार्यविधि या कार्य प्रणाली या कार्य की किस प्रकार से वित्त आयोग अपने कार्य संपन्न करता है। जैसा कि
संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि वित्त आयोग अपने कार्य प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा और अपने कृत्य के पालन में उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो संसद विधि द्वारा उसे प्रदान करेगा। अनुच्छेद 280(4) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि वित्त आयोग अपनी कार्य प्रणाली स्वयं निर्धारित करता है और उसके कृत्यों के उन कार्यों के पालन में ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो संसद द्वारा समय समय पर नियम बनाकर, अधिनियम बनाकर, विधि बनाकर उसको प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होगी। ये अनुच्छेद 280(4) कहता है। इसके अंतर्गत संविधान में ये इस निर्देश से स्पष्ट हो जाता है कि वित्त आयोग ऐसी उच्च अधिकार प्राप्त संस्था है जिसे अपनी कार्य प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति संविधान ने स्वयं स्वीकृत की है। इस हेतु कोई निश्चित दिशा निर्देश सरकार जारी नहीं कर सकती। अब तक नियुक्त सभी वित्त आयोग के समस्त कार्य प्रक्रिया का दृष्टिपात करने से ऐसा प्रतीत होता है कि सभी आयोग की कार्य प्रक्रिया में प्राय एकरूपता पाई जाती है। अतः वित्त आयोग की जो कार्य प्रणाली है वो इस प्रकार से समझा जा सकता है। जो कार्यविधि के चरण हैं वो इस प्रकार से स्पष्ट हैं। सदस्य सचिव की नियुक्ति एवं तथ्य संकलन, राज्यों से विचार विमर्श, नागरिकों को गैर सरकारी संगठनों से विचारों का आमंत्रण और प्रतिवेदन लेखन एवं परामर्श। जो कि वित्त आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है, उस रूप में जरूरी नहीं कि केंद्र सरकार अक्सर से वित्त आयोग की सिफारिश माने। वित्त आयोग एक परामर्शदात्री संस्था, एडवाइजरी बॉडी है जिसकी प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति संसद में उसको रखवाता है और संसद में विचार विमर्श के पश्चात जरूरी नहीं सारी सिफारिशें केंद्र सरकार माने। हालांकि अधिकतर वित्त आयोग की सिफारिशें मान ली जाती है, किंतु ऐसा एक परंपरागत है, किंतु ये बाध्यता नहीं है कि वित्त आयोग के सारी सिफारिशें अनुशंसा में राज्यों को ये अधिकार प्राप्त हो जाए कि वित्त आयोग ने ये चर्चा की कि अतः केंद्र सरकार या संघीय सरकार है वह संसद में चर्चा के पश्चात ही उस वित्त आयोग की प्रतिवेदनों की क्रियान्विति का एक विधि बनाकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात एक कानून बनकर वह शक्ति प्राप्त वित्त आयोग को होती है। तो पहला है सदस्य सचिव की नियुक्ति एवं तथ्य संकलन। जैसा कि वित्त आयोग की औपचारिक नियुक्ति से पूर्व इनके सदस्य सचिव को संघीय वित्त मंत्रालय से विशेष सचिव, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिससे वह आयोग के गठन के बारे में प्रारंभिक कार्य प्रारंभ करता है और आयोग द्वारा वांछित सूचनाओं, आंकड़ों का संकलन करता है, तथ्य संकलन करता है और सदस्य सचिव विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, विभिन्न राज्यों के महालेखापालों से अपनी संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए लिखता है। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों से यह आग्रह किया जाता है कि आयोग द्वारा विचाराधीन उस 5 वर्ष की अवधि में, जैसा कि अब 15वां वित्त आयोग है, वह 2020 से 25 यानी 2025 तक इसका कार्यकाल है। इन 5 वर्ष की अवधि में जिसके बारे में आयोग को सिफारिश करनी है कि आय और व्यय का संबंधी पूर्व अनुमान प्रस्तुत करता है, पूर्व आकलन करता है और साथ ही साथ विभिन्न केंद्रीय करों और व्यय संबंधी पूर्व अनुमान प्रस्तुत किए जाएं और साथ ही साथ विभिन्न केंद्रीय करों और शुल्कों के अंतरण, डिवोल्यूशन के वर्तमान आधार के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण, इसमें परिवर्तन संबंधी सुझाव भी आमंत्रित किए जाते हैं और केंद्रीय सरकार से आय कर की विभाजन योग्य राशि, अन्य केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यों का संभावित हिस्सा के बारे में विस्तृत विवरण मांगा जाता है।
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विभिन्न राज्यों के महालेखापालों से राज्यों के केंद्रीय ऋण संबंधी भुगतान के बारे में भी जानकारी देने का आग्रह करता है। इस प्रकार संघीय वित्त मंत्रालय में नियुक्त ये विशेष पदाधिकारी वित्त आयोग की नियुक्ति से पूर्व आवश्यक सूचनाओं का संकलन कर वित्त आयोग के कार्य का आवश्यक आधार भूमि तैयार करते हुए प्रारंभ करता है। दूसरा जो कार्यविधि का चरण है या कह सकते हैं कार्यप्रणाली है, वह राज्यों से विचार विमर्श का चरण आता है। पहला जो सदस्य सचिव की नियुक्ति के साथ साथ तथ्य संकलन, आंकड़े, राज्यों और महालेखापालों से सीएजी की मीटिंग अलग अलग भी हो सकती है। इस तरह से यह प्रारंभ होता है और तथ्य, आंकड़े या संकलन करना पहला कार्य है। दूसरा है राज्यों से विचार विमर्श। वित्त आयोग समस्त सूचनाओं के उपलब्ध होने के पश्चात प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करता है। जैसे कई बार सुना है कि वित्त आयोग का दौरा हुआ है या प्रवास हुआ है, वो राज्यों में विचार विमर्श के लिए ही आते हैं। ये विचार विमर्श औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से होता है। विचार विमर्श के लिए विभिन्न राज्यों से वित्त आयोग के केंद्रीय कार्यालयों तक आने या स्वयं वित्त आयोग के राज्य के अधिकारियों तक आने का निर्धारण आयोग स्वयं करता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि वित्त आयोग के सभी सदस्य राज्यों से विचार विमर्श करने और उनके दृष्टिकोण से अवगत होने के लिए राज्यों का प्रवास करते हैं। एक परंपरा बनी है कि राज्यों में जाकर वहाँ की जो आकलन है उसका वास्तविक लेखा जोखा या विचार विमर्श के माध्यम से क्या आवश्यकताएं हैं वो तय करता है कि वित्त आयोग को इस राज्य को क्या मदद की आवश्यकता है या इस राज्य का हिस्सा इस प्रकार से विभाजित किया जाएगा या राज्य का हिस्सा ये है जो आवंटन किया जाना है वित्त मंत्रालय द्वारा। तो वित्त आयोग एक सिफारिश के रूप में विचार विमर्श करता है। अपने इस विचार विमर्श में वित्त आयोग के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों, अन्य मंत्रियों से वित्तीय साधनों का एकत्रण करता है, वितरण और तत्संबंधी नीतियों के सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा भी करता है। और इस विचार विमर्श में वित्त आयोग के पदाधिकारी राज्यों के वित्तीय अधिकारियों से वित्तीय स्थिति के बारे में उनके अनुमानों और पूर्वानुमानों की गहन चर्चा करता है, गंभीर चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं और इन परिचर्चाओं के दौरान नीति संबंधी मामले में उभर कर जो सामने मुद्दे आते हैं उन्हें पुनः मंत्रिमंडल के साथ परिचर्चा, मंत्रणा इत्यादि करता है। राज्य के महालेखापाल इन परिचर्चाओं में औपचारिक रूप से उपस्थित होते हैं, किंतु अगर आवश्यकता होती है तो पृथक से इन महालेखापालों से अलग से चर्चा आयोजित करता है वित्त आयोग। और वित्त आयोग की पहल पर आगामी 5 वर्षों के लिए जो वित्तीय सहायता के आधार सुझाने वाली ये वित्तीय परिचर्चा अत्यंत गंभीर किस्म की मंत्रणा मानी जाती है, गंभीर चर्चा मानी जाती है। और वित्तीय उलझन में इतने अधिक जटिल प्रश्न इन परिचर्चाओं से प्रकट होते हैं, उन पर कोई अंतिम निर्णय करने से पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, नियंत्रण महालेखा परीक्षक सीएजी और रिजर्व बैंक के अधिकारियों और राज्य के महालेखापालों से भी सूचनाओं का आदान प्रदान और विचार विमर्श करता है। इस प्रकार से राज्यों से विमर्श का तात्पर्य है कि गंभीर अलग अलग राज्यों की अलग अलग वित्तीय स्थिति है, साधन संसाधन हैं, उन पर अलग से जितने भी वित्तीय अधिकारी हैं, वित्त संबंधित जो भी लेखापाल, महालेखापाल हैं और सीएजी है, कैग है जिसे महालेखा परीक्षक, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक आता था, रिजर्व बैंक अधिकारियों के साथ मिल बैठकर और राज्य के मंत्रिमंडल के साथ मिलकर और अनौपचारिक रूप से या अलग से पृथक से महालेखापालों से भी, राज्य के जो महालेखापालों से भी औपचारिक अनौपचारिक रूप से मंत्रणा करना मुख्य कार्य है। अगला है नागरिकों एवं गैर सरकारी संगठनों से भी विचारों का आमंत्रण प्राप्त करना। यानी खुले रूप से वित्त आयोग नागरिकों से जो अर्थशास्त्र के बारे में या वित्त की स्थिति के बारे में जो जानते हैं, जागरूक हैं, चैतन्यता धारण किए हुए हैं या चैतन्य हैं, उन नागरिकों से और गैर सरकारी संगठनों से विचारों का आमंत्रण प्राप्त करता है या विचार सुझाव देने के लिए व्यवस्था करता है कि
वो इस बारे में क्या सोचते हैं अपने राज्य के बारे में। इस प्रकार से वित्त आयोग न केवल सरकारी स्तर पर इस तरह की विचार विमर्श करता है बल्कि औपचारिक मंत्रणा भी करता है, किंतु एक विज्ञप्ति जारी कर आम नागरिकों और विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से भी विचाराधीन मामलों के बारे में उनके ज्ञापन विचार आमंत्रित करता है। प्रायः देखा गया कि वाणिज्य और उद्योग का सशक्त दबाव समूह, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, विश्वविद्यालय के जागरूक शिक्षक, अर्थशास्त्री और राज्य के विकास और उसके अर्थशास्त्र में रुचि रखने वाले विद्वान लोग आयोग को अपने स्मरण पत्र भेजते रहते हैं और आवश्यक होने पर विचार विमर्श का समय भी मांगते हैं। तो आयोग भी इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देते समय समाज के इन विभिन्न वर्गों के जागरूक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत विचारों का महत्व देता है, ताकि राज्य की जो स्थिति है उसका सही आकलन हो सके। अंतिम है प्रतिवेदन लेखन एवं परामर्श। जैसा कि वित्त आयोग एक परामर्शदात्री एडवाइजरी बॉडी है, उसी अनुरूप चौथा जो कार्य है प्रतिवेदन लेखन और परामर्श। वित्त आयोग इस चरण में प्रतिवेदन तैयार करता है, अपनी रिपोर्ट तैयार करता है कि ये कार्य होना चाहिए वित्त आयोग के माध्यम से। इस प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष परामर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और ये जान लेना प्रासंगिक होगा कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार वित्त आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है, एडवाइजरी बॉडी है, और राष्ट्रपति उन अभिशंसाओं को मानने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि राष्ट्रपति इस संविधान के उपबंधों के अधीन वित्त आयोग द्वारा दी गई या की गई प्रत्येक सिफारिश है उस पर कार्यवाही के व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। यानी अनुच्छेद 280(3) में ये स्पष्ट उल्लेख है कि वित्त आयोग अपने अभिशंसाएं राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, और अनुच्छेद 281 में ये स्पष्ट है कि राष्ट्रपति उस कर्तव्य का आरोपण करता है और इस प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। किंतु ये अधिकार नहीं मिल जाता राज्यों को कि वित्त आयोग ने ये सिफारिश की है तो केंद्रीय सरकार या वित्त आयोग उस बात को माने, या वित्त आयोग की जो सिफारिश है वो संघीय सरकार की अनुमति या अनुसमर्थन प्राप्त करके वह एक विधि का स्वरूप ग्रहण करे। इस प्रकार से ये स्पष्ट है। और अनुच्छेद 280(3) में जैसा उल्लेख किया कि वित्त आयोग अपनी अभिशंसाएं राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, और 81 में 281 में ये राष्ट्रपति पर कर्तव्य है कि राष्ट्रपति पर इस कर्तव्य का आरोपण करता है कि उस प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाएगा विचार विमर्श हेतु, और जब संसद उसकी अनुमति देगी तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह कानून का या विधि का रूप ग्रहण करेगा। तात्पर्य यह है कि इस तरह से प्रावधानों में ये कहीं भी प्रकट नहीं होता कि वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अभिशंसाएं भारत सरकार के लिए बाध्यकारी होगी, और नहीं इससे ये आशय ध्वनित होता कि इन अनुशंसाओं को न माने जाने की स्थिति में राज्यों को कोई विधिक अधिकार उत्पन्न होंगे। इससे कोई संदेह नहीं है कि सिफारिश को न मानने जाने या उनके मानने में विलंब किए जाने की स्थिति में राज्यों के लिए गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, किंतु इससे राज्य सरकारें संघीय सरकार का विरोध करने के लिए कोई संवैधानिक आधार प्राप्त नहीं करती हैं या नहीं होगा। इसके विरुद्ध जो संरक्षण मिले हुए हैं वह सामयिक चुनाव और मतपेटी ही साधन हैं। यानी आप केंद्र सरकार के अगर विरोध है तो आप उसको बदल सकते हो। ये चुनाव में और मतपेटी में जो मताधिकार का जो अधिकार है वो ही उसका परिणाम है, बाकी कोई साधन नहीं है। जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार वैधानिक कार्रवाई करने के लिए प्रयत्नों के बाद कोई संवैधानिक आधार नहीं खोज सकी। इस प्रकार से 1984 में चुनावों में भारत सरकार द्वारा 8वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए विलंब को एक चुनावी मुद्दा बनाया पश्चिम बंगाल सरकार ने, किंतु पश्चिम बंगाल सरकार को वैधानिक कार्रवाई करने के लिए
प्रयत्नों के बाद कोई संवैधानिक आधार नहीं खोज सकी और इस प्रकार से दिए जाने वाले अनुदान को आधार सुझाता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थिति ये है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक जो स्थिति है वो वित्त आयोग संघीय सरकारों द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान को आधार सुझाता है। साथ ही संविधान में ये प्रावधान है कि राज्यों को विशेष अनुदान देने के लिए संसद विधि द्वारा प्रावधान कर सकती है। जब तक संसद ऐसी विधि बनाए, राष्ट्रपति भी ऐसे विशेष अनुदान देने के लिए आदेश दे सकते हैं। यद्यपि न तो अभी संसद में विशेष अनुदान देने के लिए ऐसी कोई परंपरा या प्रणाली बनाई और न ही ऐसा आदेश दिया गया। इसलिए व्यवहार में अब तक नियुक्त समस्त वित्त आयोग की जो अभिशंसाएँ या अनुशंसाएँ हैं, सिफारिशें हैं, को प्राय सरकार द्वारा अंतिम रूप से अधिकांशतः स्वीकार कर ली जाती हैं। ये परंपरा बन गई है कि केंद्रीय सरकार ने वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई अभिशंसाओं को उसी रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अतः जिस रूप में प्रस्तुत की जाती हैं किंतु सरकार द्वारा स्थापित परंपरा मात्र है, संवैधानिक स्थिति यह है कि सरकार के समक्ष प्रस्तुत आयोग की सिफारिशें मात्र परामर्शदात्री हैं। संवैधानिक जो स्थिति है और उन्हें मानना न मानना सरकार की इच्छा पर निर्भर है, किंतु जैसे कि परंपरागत स्थिति यह है कि वित्त आयोग जो भी प्रतिवेदन देता है या जो आयोग द्वारा प्रस्तुत अभिशंसाएँ हैं वो अक्सर से स्वीकार कर ली जाती हैं और वह एक परंपरा मात्र व्यवस्था है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, किंतु राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वह उस पर अधिकार स्थापित करे या राज्य ये कहें कि नहीं, ये हमने चर्चा की थी तो उनको कोई संवैधानिक आधार मिल जाए। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही कि जो कार्यप्रणाली है वित्त आयोग की वह इस प्रकार से स्पष्ट है। धन्यवाद। जैसा कि हम वित्त आयोग के गठन की चर्चा कर रहे थे, आज हम वित्त आयोग के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है और आयोग के कार्य और कर्तव्यों का विवरण भी है। प्रारंभ में संविधान में वित्त आयोग के 3 कार्यों का उल्लेख था, किंतु 73वें संविधान संशोधन के पश्चात इसके कार्यों में अभिवृद्धि हुई है। वर्तमान में इसके कार्य इस प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण तथा इसमें राज्यों का हिस्सा। कहने का तात्पर्य केंद्र और राज्यों के बीच जो करों से जो राजस्व आय का वितरण है और इसमें जो राज्यों का हिस्सा है, कोई विवाद वाली स्थिति नहीं उत्पन्न हो, ये कार्य वित्त आयोग कार्य प्रमुख रूप से करता है, पहला कार्य। दूसरा है संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान ग्रांट इन एड के लिए नियम बनाना। तात्पर्य संचित निधि से जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, उसके लिए नियम बनाना। तीसरा कार्य है राज्यों के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की पंचायतें, नगर पालिकाओं के साधनों के पूरक के रूप में उनके समयाकृत कोष में वृद्धि के उपाय सुझाता है। क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के पश्चात राज्यों में भी एक वित्त आयोग का गठन होगा। ये 73वां संविधान संशोधन के पश्चात हुआ और स्थानीय जो निकाय हैं उनके लिए स्वयं का एक बजट हो, स्वयं का वित्त का स्वावलंबन हो और सक्षमता हो स्वयं के स्तर पर, चाहे वो पंचायत राज की संस्थाएं हों, चाहे नगरीय निकाय हों, चाहे वो नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषद है, नगर निगम है, जिला परिषद, पंचायत समिति या पंचायत समिति भी हैं। उन सब का एक प्रकार से जो स्थिति है वह